हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 5 सीपीट 2020 के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अब देखेंगे पार्ट 6 के बारे में। ठीक है, 5 तक कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन टारगेटिंग मैकेनिज्म्स इज कॉमन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता होगा जो सेल्स होता है, यदि हम बात करेंगे कि इसके बारे में, ये जो चीज़ें चलता है ये यूकैरियोटिक सेल्स के लिए चलता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे तो जिस सेल के पास न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा और वहीं पे आपको क्रोमोजोम देखने को मिलेगा। क्रोमोजोम है, इसके अंदर डीएनए रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। ज़रूर डीएनए होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो होता क्या है, डीएनए जो है पूरा का पूरा सारे जितने ऑर्गेनिजम्स होता है उनके सारे कैरेक्टर को कैरी करता है ना, जीन है। तो डीएनए से आरएनए, डीएनए बनना प्रोसेस, रेप्लिकेशन वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए से आरएनए बनना प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन हम इसको कहते हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। होने के बाद ये थोड़ा नया आरएनए जो बना वो प्रोसेसिंग होने के बाद ये आ जाते हैं कहाँ ना, साइटोप्लाज्म्स को। ये साइटोप्लाज्म्स है, साइटोप्लाज्म्स को आ जाएंगे। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में दो तरीके के राइबोजम्स होते हैं। कुछ फ्री राइबोजम्स होते हैं, कुछ बाउंडेड राइबोजम्स होते हैं। जैसे हमने बात किए थे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है, ऐसा राइबोजोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाउंड रहेगा, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और भी कुछ ऐसे राइबोजोम्स होते हैं जो फ्री रहते हैं, मतलब कि कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड नहीं रहेंगे, वो फ्री रहते हैं, हम उसको फ्री राइबोजोम्स कहेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, यदि हम बात करेंगे, राइबोसोम एक ऐसा मशीन है जो कि आरएनए से प्रोटीन बना सकता है। ठीक है ना, आरएनए यहाँ पे ये प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन बनने के बाद हर एक सेल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होता है। क्यों? प्रोटीन जो है, आप जैसे पढ़े होंगे, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो कोई भी रिएक्शंस करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होता है। ठीक है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल हो रहा है, क्रेब साइकिल में बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होता है। तो वो एंजाइम्स कैसे बनेगा, वही प्रोटीन जाएंगे। प्रोटीन की जो फंक्शनल फॉर्म रहता है दैट विल कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम, तो सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा एंजाइम्स। समझ रहे ना। तो इसलिए हर एक सेल्स, मतलब कि हर एक सेल को, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को, सारी चीज़ों को प्रोटीन की ज़रूरत होता है। आप भी ऐसे भी पढ़े ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है एंड बीच बीच में प्रोटीन होता है। तो एक सेल, मान लीजिए कई सेल में इंजुरी हुआ है तो उसको भी प्रोटीन की ज़रूरत होता है। प्रोटीन की ज़रूरत सभी सेल ऑर्गेनेल्स को, सेल को होता है। जैसे आपने ये चीज़ भी पढ़े होंगे, मसल्स जो होता है, एक्टिन मायोसिन होता है, वो भी क्या है, वो भी तो प्रोटीन है। समझ रहे ना। हीमोग्लोबिन हेम पार्ट होता है, आयरन ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन होता है। तो ऐसे चीज़ें चलता है। तो प्रोटीन जब सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड रहता है कि ये जो प्रोटीन है कहाँ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जाएगा या गोल्गी के लिए जाएगा, मतलब कौन सी सेल, पेरोक्सिसोम्स को जाएगा। तो इसलिए क्या होता है ना, हर एक के प्रोटीन बनने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जैसे पिन एड्रेस होता है ना, 7570 कुछ ऐसे करके 6 डिजिट रहता है। आप जब एड्रेस लिखते हो, पिन डालते हो, वो पिन के अकॉर्डिंग जाके आपकी चीज़ें डिलीवर हो जाता है। इसलिए मान लीजिए ऐसा प्रोटीन जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को जाना है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक मतलब कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस रहेगा, मतलब कि जो अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंसेस है कुछ स्पेसिफिक रहेगा ना, है ना। मान लीजिए सेरिन रेसिड्यू है या सेरिन मैनोज, मतलब कि मैनोज 6 फॉस्फेटेज है, कुछ ऐसा चीज़ें रहता है जो कि स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें चलता है। तो कहाँ जाना है ये डिसाइड करेगा, क्लोरोप्लास्ट को जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना है ना, पेरोक्सिसम्स को जाना है। ये बोल रहा है कि प्रोटीन, इसको हम प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। ये जो प्रोटीन टारगेटिंग होता है दो तरीके में होता है। कैसे ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम बैठा है, जब भी राइबोसोम, ठीक है ना, तो राइबोसोम जब भी स्पेसिफिकली क्या रहेगा, मतलब कि राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा ना, सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, सिंथेसिस होने के बाद क्या करेगा, ठीक है, सिंथेसिस होने के टाइम पे क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो प्रोटीन चाहिए उस टाइम पे उसके अंदर एंट्री हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि कोड
ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। को का मतलब है कि साथ साथ, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। ट्रांसलेशंस का मतलब होता है कि आरएनए से प्रोटीन बनना प्रोसेस को ट्रांसलेशंस बोलते हैं। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री हो गया। तो ये कौन सी टाइम पीरियड में हो रहा है? ये आपकी ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन बन रहा है, सिंथेसिस होने के टाइम पे हो रहा है, तो इसलिए हम उसको को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उनकी प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है? इस फ्री राइबोसोम से। फ्री राइबोसोम समझ रहे हो ना, ऐसा राइबोसोम जो कि अटैच्ड नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, उसको हम फ्री राइबोसोम्स कहेंगे, वहीं पे सिंथेसाइज होता है। तो पहले सिंथेसाइज होगा प्रोटीन, सिंथेसाइज होने के बाद ये जो प्रोटीन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया जाता है, जिसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। उसमें वो टैगिंग लगा जाता है, जैसे पिन एड्रेस होता है, इसी तरीके से कुछ टैगिंग लगा जाता है। उसके बाद वो डिलीवर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है या क्लोरोप्लास्ट, जिस टाइप की पिन एड्रेस है उसी तरीके से वो जाके डिलीवर हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशंस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब हम बात करेंगे, ये दे रखा है कि स्पेसिफिकली, हाँ, तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि को ट्रांसलेशनल, बी में दे रखा है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल, सी में दे रखा है कि बोथ को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल, डी में दे रखा है कि डी नोवो प्रोटीन सिंथेसिस, अपने आप प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, को ट्रांसलेशन, सॉरी, इसमें क्या होता है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशंस, ठीक है ना। तो पोस्ट ट्रांसलेशंस होने के बाद ये चीज़ें होता है, इसलिए हम उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया चीज़ें आपको? तो इस तरीके से चीज़ें चलता है प्रोटीन ट्रांसलोकेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे, दे रखा है कि सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, सेल साइकिल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। चैनल पर वीडियो है सेल साइकिल कंट्रोल रेगुलेशन, उसको ज़रूर देख लीजिए। तो सेल साइकिल जैसे आपको पता होगा, सेल साइकिल सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है ना, एक सेल से दो सेल बनता है, ठीक है ना। तो यदि हम बात करेंगे, ठीक है, माइटोसिस हो या तो मेयोसिस हो, माइटोसिस में क्या होता है, मतलब कि जितने भी पेरेंट सेल जो रहता है उनके क्रोमोसोम जितना रहता है, डॉटर सेल्स के पास एग्जैक्टली उतना ही रहेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है और आप चाहते हो कि, मतलब मान लीजिए एक फादर है जिसके पास 100 रुपीज़ है, उनकी 2 बेटा है या बेटी है, वो सोचेगा कि मैं उसको भी 100 रुपीज़ दूँगी, इसको भी 100 रुपीज़ दूँगी। तो उसको उनकी पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, उनके पहला स्टेप्स होना चाहिए, उनको पहले 100 से 200 बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये 100 दे पाएगा। 100 जब उनके पास है वो कैसे देगा, समझ रहे हो ना आप? तो इसलिए सेल मतलब कि डिवाइड करने से पहले खुद के कंटेंट को डबल कर लेता है, और खुद के कंटेंट में से सबसे पहले, मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उनकी जेनेटिक कंटेंट, यानी कि जैसे पता होगा आपको हमारे कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 23 पेयर बोलेंगे तो 23, नंबर बोलेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, तो 23 पेयर ये क्या कर लेगा, 46 पेयर पहले कर लेगा, ठीक है ना, क्रोमोसोम कंटेंट को ऐसे डबल करेगा, एंड नंबर में बोलेंगे तो 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ठीक है, तो उसकी डबल हो जाएगा, समझ लो ना। तो 23, 46 इनकी जेनेटिक कंटेंट को डबल करेगा, साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो भी डबल होता है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है लेकिन वो डबल होगा, कुल मिला के लगभग डबल हो जाएगा। तो ये जो है ना, इसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो उनकी जो है सिंथेटिक फेज होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, जिसको इसलिए हमने एक बोलते हैं इंटरफेज, जिसमें सेल क्या करेगा, खुद के कंटेंट को डबल करेगा, खुद प्रिपेयर करेगा, इसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज की 3 सब फेजेस होता है, एक होता है G1, दूसरा होता है S, तीसरा होता है G2। ऐसे 3 सब्सटेजेस देके सेल क्या करेगा, उसके बाद सेल के डिवीजन होता है। सब सेल के डिवीजन होगा, सेल डिवीजन भी 2 तरीके के होगा, पहले उनके न्यूक्लियस की डिवीजन होगा जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, उसके बाद उनकी साइटोप्लाज्म्स की डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस
कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है ना, न्यूक्लियस की डिवीजन होगा। यहीं पे आपको जो सबस्टेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, ऐसे सबस्टेजेस मिल जाएगा। इस चारों फेजों को कंप्लीट करने के बाद न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है डिवाइड हो जाता है। याद रखिए G1 फेज में सेल क्या करेगा ना, रेप्लिकेशंस की पूरा तैयारी कर लेगा, है ना, प्री रेप्लिकेशंस कॉम्प्लेक्स वगैरह बना लेता है और खुद की कंटेंट जो है कुछ प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, क्योंकि प्रोटीन होगा तो एंजाइम होगा, एंजाइम होगा तो डीएनए रेप्लिकेशंस में हेल्प करेगा, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें डबल कर लेता है। एंड एस फेज कंप्लीटली याद रखिए सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस होता है, डीएनए की सिंथेसिस होता है। मतलब है कि कुछ ऐसा, यदि पहले क्रोमोजोम था, एक डीएनए उसके अंदर था और एक क्रोमोजोम था इसके अंदर, ऐसा एक डीएनए था, एस फेज के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कि डीएनए, ये डीएनए जो था, एक डीएनए था, ये उनकी सिस्टर डीएनए बन जाएगा और दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पे जब देखेंगे तो इसीलिए आपने क्रोमोजोम कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर देखा है, कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब ये उनकी रेप्लिका बना लेगा, ये भी उनकी रेप्लिका बना लेगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ होता है, एस पेज, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हुआ? ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आई होप आपको पता होगा। जो देखिए, तो बात यह था कि हमको सेल साइकिल इज ए कंट्रोल्ड बाय, हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली जो कंट्रोल होता है दो चीज़ में होता है, एक होता है सीडीके और एक होता है साइक्लिन, है ना। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब कि सीडीके की जो फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज हमेशा याद रखिए, काइनेज जो एज लिखा है ये एक एंजाइम्स है, समझ लो ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक एंजाइम होता है काइनेज, दूसरा एंजाइम होता है फॉस्फेटेज। जो फॉस्फेटेज होते हैं ये रिमूव करता है फॉस्फेट को, काइनेज जो एंजाइम्स होता है ये ऐड, कोई भी सब्सटेंसेस में फॉस्फेट को ऐड करेगा, ठीक है ना, ऐड फॉस्फेट, एंड जब फॉस्फेटेज रहेगा दैट विल रिमूव फॉस्फेट, समझ रहे हो ना। तो सेल के अंदर हमेशा फॉस्फोराइलेशंस वाली जो चीज़ें हैं वो अच्छे से चलता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शंस को करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होता है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। जब आप फॉस्फेट निकाल दोगे उसकी जो बराबर एनर्जी मिल जाएगा तो चीज़ें चलेगा, ठीक है। सेल में सीडीके की जो कंसंट्रेशंस है ये हमेशा, मतलब कि जो कंसंट्रेशंस कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सेल साइकिल, लेकिन उनकी जो एक्शंस है ये फंक्शंस करेगा या नहीं करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, साइक्लिन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि साइक्लिन की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सेल साइकिल कांस्टेंट नहीं रहता है, वो ऊपर नीचे होता है, मतलब कि वैरी करता है, जब ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा होगा, ज़रूरत नहीं है तो लेस है, ठीक है ना। तो फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन, यानी कि उसको जरूर, मतलब कि कोई सेल साइकिल को प्रमोट करनी है, आगे की बढ़ानी है तो वो फॉस्फोराइलेशन कर लेगा, यदि सेल साइकिल को प्रमोट नहीं करनी है तो वो डीफॉस्फोराइलेशन कर लेगा, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन चलता रहता है। तो साइक्लिन नंबर हमेशा याद रखिए, अमाउंट जो है कांस्टेंट है, याद रखिए, है ना। तो कैसे याद रखोगे, देखिए साइक्लिन, सॉरी सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, सीडीके की अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, साइक्लिन की अमाउंट जो है ये क्या होता है, वैरी होता है। कभी कभी आपको ऐसे ग्राफ भी दे देगा, आपको पूछेगा उनमें से कौन सी सीडीके है कौन सी साइक्लिन है ना। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे दे देगा, ठीक है, और कुछ ऐसे दे देगा मान लीजिए ऐसे दिया, फिर उन्होंने ऐसे दिया, ठीक है, कुछ ऐसे दे देगा, तो ये वैरी हो रहा है। मान लेते हैं G1 साइक्लिन, तो G1 साइकिल, ये G1 है, G1 फेजेस है, G1 फेज में वो एक्टिव हुआ है तो ये G1 साइक्लिन है। फिर मान लीजिए एस साइक्लिन है ना, ये जी एस फेज में एक्टिव हुआ है तो एस साइक्लिन, जो कांस्टेंट है उसको आपने सीडीके, ठीक है ना, ये कांस्टेंट ऐसे चलता रहता है, ये इनमें किसी कुछ भी वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि सेल साइकिल इज कंट्रोल बाय, तो साइक्लिन जैसे देखिए कि साइक्लिन जो है कंसंट्रेशन उनकी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है सेल साइकिल में, है ना। तो साइक्लिन सिंथेसिस होता है, देन इट एक्टिवेट होने के लिए फॉस्फोराइलेशन स्टेज होता है, व्हेन इट नीड डीएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन, जब उनकी ज़रूरत नहीं होता है वो कैसे डीएक्टिवेट हो जाएगा ना, डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में। और फाइनली जब सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है दैट इज द डिग्रेडेशंस, मतलब कि प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस में जो यूबिक्विटिनल मेथड होता है वो डिग्रेड हो जाता है।
लेकिन CDK की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट रहता है, ये चीज़ आपने ध्यान दीजिए थ्रू आउट द सेल साइकिल। सेल साइकिल प्रमोशन गेट फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन होता है। लेकिन यदि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल के मतलब क्या है? आप जब चाहोगे सेल साइकिल होगा, आप चाहोगे मतलब कि आप चाहोगे अभी यहीं पे सेल साइकिल को रुका, मतलब कि रुकना है जी फेज, G1 फेज में, S फेज में, समझ रहे हो ना? जो नॉर्मली सेल साइकिल प्रमोशन हो रहा है एक स्टेप में दूसरे स्टेप्स को, दूसरे से तीसरे स्टेप्स को जा रहा है, G1 से S, S से G2, समझ रहे ना? इसमें आपको फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन की जरूरत होता है। मान लीजिए फॉस्फोराइलेशन हुआ, साइक्लिन एक्टिवेट हुआ, उससे रिलेटेड CDK एक्टिवेट हो गया तो G1 फेज कंप्लीट हो गया। फिर G1 फेज में जो चीज़ें एक्टिवेट हुए थे वो चीज़ों को डीफॉस्फोराइलेशन करके म्यूट, मतलब जैसे म्यूट कर देते ना, ऐसे कर लेंगे, दूसरी चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे तो दूसरा स्टेप्स कंटिन्यू होगा। तो इसी प्रकार की यहाँ पे क्या होता है ना, सेल साइकिल को प्रमोशंस करने के लिए फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन की जरूरत होता है। रेगुलेशंस की मतलब होता है कि मतलब जो कंट्रोल दे रखा है, रेगुलेशंस होगा, यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है, आप चाहोगे तो उसको कंट्रोल कर लोगे स्टफ या तो प्रमोट, है ना? तो यहाँ पे प्रोटियोलाइसिस रहेगा, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस रहेगा, क्योंकि प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है ना, पूरा का पूरा साइक्लिन को आपको डिग्रेड करना पड़ेगा। प्रोटियोलाइसिस, अब देखिए CDK दे रखा है, CDK की प्रोटियोलाइसिस की जरूरत नहीं है, उनकी कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपको जो चीज़ करनी है साइक्लिन के साथ करनी है, ये चीज़ भी दिमाग में रखिए, साइक्लिन के साथ करनी है। तो प्रोटियोलाइसिस जब करेंगे तो जब वो साइक्लिन ही प्रोटियोलाइसिस हो जाएगा, मतलब कि डिग्रेड हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा सेल साइकिल के, तो CDK भी एक्शंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि CDK की एक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब कि CDK जो हम बोल रहे हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये एक ऐसा एंजाइम ग्रुप है जो कि साइक्लिन के ऊपर डिपेंड है। यदि साइक्लिन नहीं है तो क्या काइनेज काम करेगा? CDK, मतलब कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, वो तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए प्रोटियोलाइसिस ऑफ द साइक्लिन जो है आपकी चीज़ें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following biochemical reaction is most commonly utilized by living cells to propagate intracellular signal? अभी मैंने आपको यही चीज़ बात की थी, देख कौन सी ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जो है मोस्टली हर एक सेल्स के अंदर हो रहा है, तो ये है क्या आपकी फॉस्फोराइलेशन, बाकी सारे चीज़ें भी होता है। देखिए फॉस्फोराइलेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आप देख रहे हो ये कन्वर्ट हो रहा है ADP है ना, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो यहाँ पे एक रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है, जहाँ पे आपको 7.3 किलो कैलोरी की एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। वही एनर्जी को इस्तेमाल करके कोई भी रिएक्शंस कंडक्ट होगा, तो फॉस्फोराइलेशन हर एक सेल्स में होता है, हर एक सेल्स में। एसाइलेशन, ठीक है ना, मिथाइलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। एसाइलेशंस कहाँ होता है, जो DNA आप देख रहे हो ना, DNA की ऐसा नहीं है कि जब भी मतलब कि ज़रूरत पड़ता है, पूरा का पूरा इतना लंबी DNA है ना, मान लीजिए आपको इतनी पार्ट की प्रोटीन चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे हम कर लेते हैं इतनी पार्ट की चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है ना, इस तरीके से रहता है। जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल देखेंगे ऐसा नहीं कि एकदम खुला रहता है ना। DNA की, ह्यूमन की यदि बात करेंगे 2.2 मीटर की लेंथ की DNA है, ठीक है ना, 2.2 मीटर, समझ रहे हो ना, इतने लंबे DNA है। और ये कहाँ है? सेल के अंदर है। सेल जो आपको नेकेड, मतलब ऐसे आप नहीं देख पाओगे सेल को, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये पड़ा है, तो इसका मतलब है कि कुछ न्यूक्लियोसोमल मॉडल, कुछ ऐसे जैसे सुई जो धागे होते हैं ना, है ना, मून को जो थ्रेड होता है आप सिलाई में इस्तेमाल करते हो, इसको ऐसे ओपन कर लोगे तो कितने लंबी हो जाएगा, लेकिन वो जो है एकदम एक बंडल में ऐसे, है ना, रैपिंग करके रखा गया है, तो उनकी लेंथ यदि आपने इसको ओपन कर लोगे, आपकी घर, आपकी पड़ोसी के घर, मतलब कि ऐसे इतने दूर तक चला जाएगा, लेकिन ये आपके घर में कोई कोना एरिया में पड़ा हुआ है, इतनी छोटी जो है ना सिलाई करने में जब हम, तो इसी तरीके से DNA को ऐसे रैपिंग करके उसको हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो मिथाइलेशंस वगैरह चीज़ें चलता है, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेंगे जब भी उसको मतलब रेप्लिकेशंस नहीं करनी है, मिथाइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेते हैं, भाई हमको अभी DNA रेप्लिकेशंस नहीं करनी है, फिर मिथाइल ग्रुप हम हटा लेते हैं, कुछ ये चीज़ें चलता है। ये ऐसा सारे सेल में चलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन हमने कहाँ देखे थे? हमने देखा था जब आपकी जो ग्लाइकोलिसिस,
ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस से जो निकल रहा है उनके एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड्स होता है। फिर पायरुविक एसिड्स जब बनता है एसिटाइल कोएंजाइम्स को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आपकी क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनने से पहले, बनने के बाद वाला स्टेप्स, जो 2 स्टेप्स होता है वहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड्स की रिमूवल होता है, उसको हम डीकार्बोक्सिलेशंस कहते हैं। तो और भी बहुत सारे सेल्स में होता है ऐसा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि मतलब ये कॉमनली नहीं है, होता है सेल में होता है लेकिन कॉमनली नहीं है, ठीक है। Which of the following biochemical reaction is most commonly utilized by living cells to propagate intracellular signal, ठीक है। अच्छा, आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स वाले तो उससे पहले की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यदि आपको सीपेट 2024 की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप एट स्टार्ट से जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे कॉन्टैक्ट के लिए इस नंबर पे, मतलब कि मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है कि आइसोटोप्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस ऑफ द डीएनए। ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस है। यदि आपने थोड़े बहुत पढ़े हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में, मान लीजिए ये डीएनए है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो ये पुराना स्ट्रैंड एक रहेगा और एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, उसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, है ना। जो दो रेप्लिकेशंस में क्या होता है, कॉपी बनता है ना। अच्छा, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। वहाँ पे हमने नाइट्रोजन एलिमेंट लिए थे, एक हेवी आइसोटोप्स नाइट्रोजन 14 एंड 15, है ना। नाइट्रोजन 15 जो था वो हेवी आइसोटोप्स था, ये लाइट आइसोटोप्स था। तो नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट की हिस्सा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कैसे किस प्रकार की डीएनए की रेप्लिकेशन हो रहा है। 3 मॉडल था डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल था। 3 मॉडल था। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि, ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि ऐसे रेप्लिकेशन होगा, मतलब है कि एकदम एक नया स्ट्रैंड रहेगा और एकदम एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, एकदम कंजर्व हो गया, है ना। कंजर्वेटिव मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई पुराने ज़माने की बात करता है ना, कोई चीज़ हम बोलते हैं इतना कंजर्वेटिव माइंड सेटअप है, मतलब ये, ठीक है ना, नया चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए और उनको तो मतलब कि पहाड़ी याद नहीं रहता है। हम ऐसे जो टेबल्स बोलते हैं, 2 2 2 2 जे 1 2 2 सॉरी 2 1 जे 1 2 2 जे 2 2 4 2 3 जे 6, ऐसे करके जो याद रखते थे 25 टेबल तक। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। हमारे ज़माने में तो हम तो 50 पहाड़ी, मतलब कि 50 टेबल तक याद हमारा रहता था। आजकल के बच्चे, अरे भाई क्यों याद रखेंगे, आजकल तो कंप्यूटर ज़माना है, समझ रहे हो ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, आप तो लैपटॉप में सारी चीज़ें करोगे, वहाँ तो स्पेलिंग बता रही हैं। तो नॉर्मल आजकल के बच्चे को कोडिंग आता है, आप लोगों को आता था, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, हो रहा है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या आजकल के बच्चे के पास है, उसको मतलब कि क्या नहीं करते हैं, वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्या नहीं है वो खामियां ढूंढते हैं। तो इसलिए उसको हम इस तरीके से लोगों को क्या बोलते हैं, कितने कंजर्वेटिव माइंड सेटअप्स है। हम ऐसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोडिंग सीख आता था आप लोगों को, अब अभी ये बच्चे को आ रही है मोबाइल चलाना, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आ गया, उस अभी आप लोगों को आ रहा है, हम लोगों को तो नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जूनियर्स आर बेटर, यू आर ऑलवेज गुड, सो यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो अब हम वही चीज़ देखेंगे। ये कंजर्वेटिव बोलते हैं कि एकदम ओल्ड स्ट्रैंड एक रहेगा, एकदम नया स्ट्रैंड एक बन जाएगा। उसको डिस्पर्सिव बोल रहा था, थोड़ा सा ओल्ड थोड़ा सा न्यू, ठीक है ना, ऐसे ऐसे से स्ट्रैंड बनेगा, वो बोल रहा था। इसको हम डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं। तो इस तरीके से भी डीएनए रेप्लिकेशंस नहीं होता है, लेकिन ऐसे सोचा गया था कि 3 तरीके में हो सकता है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो था दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। तो ये है चीज़ें। आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप जिस भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू।